गुड मॉर्निंग ऑल। Good morning. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोगों को? Yes, sir. लास्ट टाइम पे मैंने आपको प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के बारे में बताया था, सॉरी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, सही मैंने आपको यहाँ पे नॉर्मली बताई थी। आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स जो है, एक मिनट वेट करें प्लीज। अपन बात करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की। तो मैं लास्ट टाइम पे जैसे बता रहा था, प्रोसेस कंट्रोल जो ब्लॉक होता है वो पर्टिकुलरली एक ऐसा सेगमेंट है या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेटिव डायरेक्टरी टाइप है जिसमें पर्टिकुलर प्रोसेस का पूरी हिस्ट्री होती है। जिसमें नॉर्मली है जो उसमें मेनली जो चीज़ आपके कंटेंट्स करते रखते हैं, कंटेंट्स होते हैं, मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ। सबसे पहले था प्रोसेस स्टेट्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स होती हैं। रेडी हो गई, न्यू हो गई, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। ये सब अपनी क्या होती है, प्रोसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। तो इनमें से प्रोसेस करंटली किस स्टेज में है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है प्रोसेस नंबर। प्रोसेस नंबर के बारे में ये है कि हर एक प्रोसेस का प्रोसेस आईडी डिफाइन होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर में प्रोसेस नेम नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि हम जो नेम देते हैं लॉजिकली कोई नेम है उससे आइडेंटिफाइड की जाती है। वहाँ पे प्रोसेस प्रोसेस नंबर से, पीआईडी जिसको हम बोलते हैं, और प्रोसेस आइडेंटिफिकेशंस, ठीक है। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है प्रोसेस का, किसी हर प्रोसेस का एक पर्टिकुलर यूनिक एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस ड्यूरिंग द होल लाइफ टाइम, मतलब जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होती तब तक उसी प्रोसेस के नाम से कॉल किया जाएगा। देन नेक्स्ट होती है प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का मैंने आपको मीनिंग सिंपल से बताया था कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सी एग्जीक्यूट होना है, उस इंस्ट्रक्शन की लोकेशंस प्रोग्राम काउंटर के अंदर होती है। नेक्स्ट रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनकी करंटली क्या वैल्यू होल्ड करके रख रहा है, ABCD E F H L जो भी रजिस्टर्स हैं, जितने भी 8 रजिस्टर्स और जो स्पेसिफिक रजिस्टर्स हैं, उनकी करंटली क्या वैल्यूज़ है प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होकर रखती है। और जैसे जैसे वैल्यू चेंजेस होती जाती है, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में भी वैल्यूज चेंजेस होती जाती है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट होता है मेमोरी लिमिट्स। मेमोरी लिमिट्स क्या है, ये मतलब है कि आपकी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में उस प्रोसेस ने पर्टिकुलरली कहाँ से लेके कहाँ तक का स्पेस ऑक्यूपाइड करके रखा है। उसके लिए दो चीज़ मेंटेन होती है यहाँ पे, एक होता है बेस रजिस्टर, एक लिमिट रजिस्टर। बेस रजिस्टर्स का यहाँ पे ये मीनिंग है कि आपकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और लिमिट रजिस्टर्स का मतलब है कि आपकी प्रोसेस कहाँ तक है। तो सपोज करो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यदि 1200 मेमोरी लोकेशन स्टार्ट हो रही तो बेस रजिस्टर उसका 1200 हो गया, और 400 यदि आपका लिमिट रजिस्टर है तो 1200 प्लस 400 मतलब 1600 तक वो प्रोसेस हमारी, वो आपकी मेमोरी लोकेशंस में आपकी स्टोर्ड है,
ठीक है ना। देन उसके बाद लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, कभी कभी हमारे पास ये ज़रूरी होती है कि कोई एक पर्टिकुलर फाइल को यदि हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसके लिए सपोर्टिंग फाइल्स की भी ज़रूरत होती है। कौन कौन सी सपोर्टिंग फाइल्स की ज़रूरत होती है और किस स्टेज से ज़रूरत होती है, तो उन सभी प्रोग्राम की प्रोसेस की लिस्ट या प्रोग्राम की लिस्ट आपकी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इंस्टॉल रहती है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये जो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स है वो अपने आप में पूरा पूरा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जो कि पूरी की पूरी स्टेज होकर रखता है। नेक्स्ट हो गया मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, आपको बता ही दिया मैंने। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कितना सीपीयू यूज किया उसने, कितना एडमिट से होके कितना टाइम उसको स्पेंड हो गया, और लिमिट वगैरह, ये पूरी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जब हम इसको सीपीयू शेड्यूलिंग में हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सीपीयू कितना हम उसको उठाएं। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से डिवाइसेस को किस टाइम पे कब किस तरह से अलॉकेट हुए, डी अलॉकेट हुए, कब उसने रिलीज करा, इन सबकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में होती है। नॉर्मली अपन जो पीसीबी होता है, जो हम इसको पीसीबी बोलते हैं, ठीक है ना, तो पीसीबी होता है वो यहाँ पे हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सॉरी, एक डायग्राम है, इस डायग्राम को पहले ध्यान से देखो। प्रोग्राम प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या होता है, कैसे स्विच करती है प्रोसेस एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बीच में, और वो कैसे पूरा प्रोग्राम एनवायरनमेंट को अपने साथ में लेकर चलता है, यहाँ पे पूरा बताया। पहले ध्यान से देखें इस प्रोसेस को। यहाँ पर दो प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस P0, प्रोसेस P1। भैया जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जो फुर्सत वाले हैं, मैं कल से 5 मिनट के बाद किसी को अलाउ नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है मनमर्जी कभी, अभी 10 मिनट हो गए अभी तक सब लोग आ रहे हैं, तो मैं 5 मिनट के बाद कल बिल्कुल मतलब अगर हो जाए तो फिर आने की कोशिश मत करना। ऐसा थोड़ी होता है यार कि यार मैं टाइम पे आ रहा हूँ और आप लोग मतलब है ना 5 मिनट 10 मिनट जब आपकी इच्छा हो रही जब आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम से इसका ध्यान रखें बिल्कुल। पढ़ा ही नहीं पाते ना बीच में, क्या करोगे आप फिर। तो आप यहाँ पे देखें दो प्रोसेस, प्रोसेस P0 और प्रोसेस P1 यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में कई सारी प्रोसेस होती हैं जो कि अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती हैं, मतलब रेडी क्यू में कई सारी प्रोसेस। तो स्विचिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ये वो कि सीपीयू स्विच बिटवीन प्रोसेस टू प्रोसेस वो कैसे कैसे होती हैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे P0 देखो, ये टाइम है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टाइम इंटरवल है जो क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में प्रोसेस P0, प्रोसेस P0 थी, वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम के बाद उसको मालूम पड़ता है उस प्रोसेस को, यदि किसी वजह से उसको इंटरप्ट आता है, जैसे यहाँ पे है इंटरप्ट एंड सिस्टम कॉल्स। इस टाइम पे क्या होगा, उसको इंटरप्ट करना पड़ा सिस्टम कॉल। तो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोसेस पे यदि इंटरप्ट किया जाता है, कोई सिस्टम कॉल्स आते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है और उसको वेटिंग क्यू में डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस पीछे जैसे ही इंटरप्ट आया क्या होगा, यहाँ से पूरी की पूरी जो प्रोसेस होगी, ये पूरी प्रोसेस यहीं कहीं रुक जाएगी, और इसका जो पूरा के पूरा एनवायरनमेंट है, सेव स्टेट्स इनटू पीसीबी 0। मैंने आपको बताया था हर एक प्रोसेस का अलग अलग कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो इस स्टेज पे आकर जो भी प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगी। मतलब क्या क्या होगी, किस स्टेट में है, रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन से एग्जीक्यूट होना है, मेमोरी लोकेशन क्या है, ये सभी के सभी पूरा पूरा एनवायरनमेंट का सेव हो जाएगा और वो प्रोसेस अपनी आइडल हो जाएगी, मतलब वेटिंग क्यू में चली जाएगी। अब चूंकि करंटली उसको क्या कर रखा है, सिस्टम कॉल को सर्व करना है, तो सिस्टम कॉल से इंटरप्ट यहाँ पर सर्व हो रहा है। यहाँ पे उस समय तक आप देखेंगे कोई ना कोई भी प्रोसेस, सब ये तो आइडल बैठी है उस टाइम प्रोसेस P1, क्योंकि इस टाइम वो सिस्टम कॉल्स को सर्व कर रही है। इस टाइम वो सिस्टम कॉल को सर्व कर रही है, तो ये दोनों प्रोसेस वेट कर रही है, ये भी आइडल बैठी रहेगी, ये भी आइडल बैठी रहेगी, और यहाँ पे आपका काम हो गया, यहाँ पे रुके, ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद वेटिंग क्यू में जो डिस्पैचर है उसने प्रोसेस P1 को अलाउ किया, तो प्रोसेस P1 का
स्टेट कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, लास्ट टाइम मैं कहाँ छोड़ के गया, ये सब कहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, ये सभी इंफॉर्मेशन होगी उसके प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में। तो सबसे पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूशन से पहले पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आपका वहाँ पे लोड होगा, मतलब सब कुछ अभी रिफ्रेश हो जाएगा। देन उस यहाँ पर ABCDHL रजिस्टर्स की क्या वैल्यू वो पहले स्टोर्ड होगी, प्रोग्राम अपना लोड होगा, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट लोड हो गया। देन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन के बाद यदि फिर से ऐसा उसको लगता है कि यदि आपका कोई इंटरप्शन इंटरप्ट कॉल है तो उसका वो पूरा का पूरा यहाँ पर देखो ये इतना एग्जीक्यूशन हुआ, यहाँ पर फिर से इंटरप्ट कॉल आया, प्रोग्राम पीसीबी ने जो इतना इतना प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट करा था अपने अपनी पीसीबी को अपडेट किया। अपडेट करने के बाद उसको प्रोसेस का पूरा इंफॉर्मेशन जो है आपने पीसीबी 1 में इंस्टॉल की, सॉरी स्टोर की। देन उसके बाद वापस से इस प्रोसेस पी इतने टाइम पे उसने क्या करा, सिस्टम कॉल और जो जिस वजह से प्रोग्राम इंटरप्ट हुआ था उसको सर्व किया। देन उसके बाद P0 का नंबर आया तो वापस से पूरा पूरा P0 हम जिस एनवायरनमेंट में यहाँ पे छोड़ के गए थे वो पूरा एनवायरनमेंट आपका PCB0 में स्टोर्ड है, वो PCB0 से हमने पूरा पूरा एनवायरनमेंट हमने रिलोड किया। देन उसका एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट किया। तो जब भी मैं बोलता हूँ ना कि प्रोग्राम स्विचिंग फ्रॉम वन स्टेप टू वन प्रोसेस टू अनदर स्टेप, तो अपनी ये सब पूरी इंफॉर्मेशन होती है। सपोज करो मैंने P0 और P1 दो प्रोसेस हैं। P0 को यदि किसी चीज़ ने इंटरप्ट किया है, सिस्टम कॉल ने इंटरप्ट किया है या फिर हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस ने इंटरप्ट किया है, तो वो इंटरप्ट होने से पहले, उसका एग्जीक्यूशन बंद होने से पहले उसकी जो करंट एनवायरनमेंट है, करंट स्टेट है, रजिस्टर्स की वैल्यू है, वेरिएबल्स की वैल्यू है, सब पीसीबी उसके रिस्पेक्टिव पीसीबी में प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में जाके स्टोर हो जाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब भी वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आएगी तो वापस से वो एनवायरनमेंट को रिलोड कर पाए। और जिस भी प्रोसेस का नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होना है इंटरप्ट आने के बाद में, वो उसके बाद वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने से पहले उस प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को फैच किया जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी रिलोड होती है। देन उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो स्विचिंग का केवल इतना मतलब नहीं है यहाँ पे कि ये सीपीयू ने एक प्रोसेस को सर्व कर रहा था, उस टाइम में दूसरे पोर्ट पे आके स्विच हो गया। नहीं, पूरा पूरा बीच में एक प्रोसेस और भी होती है जिसको हम बोलते हैं सेविंग एनवायरनमेंट। पूरा पूरा प्रोसेस को लीव करने से पहले पूरा एनवायरनमेंट सेव करना पड़ता है। प्रोसेस को रीस्टार्ट करने से पहले पूरा पूरा उसका री एनवायरनमेंट को रिलोड करना पड़ता है, तभी तो पुरानी स्टेट्स उसको मालूम होती है, जब भी तो उसको रिज्यूमिंग की पूरी प्रोसेस मालूम होती है। तो प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह जब स्विच होती है तो इतनी सब प्रोसेस हमें करना पड़ती है, और यही स्विचिंग टाइम है। हम ज़्यादा हमारा सिस्टम यदि ज़्यादा स्विच करेगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में, तो हमको मालूम है, देखो सेव ये पूरा जो प्रोसेस लीव कर रही है उसका एनवायरनमेंट को सेव करना पड़ेगा, दूसरी प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टाइम ये एग्जीक्यूशन में न होकर कहाँ में हो जाता है अपना, ये सेविंग इन्वायरमेंट में होगा। तो हम ये बैलेंस करके रखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस आ रही हैं सिस्टम्स में वो बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा इंटरेक्टिव भी नहीं हो, ज़्यादा अपनी सीपीयू बेस्ड भी नहीं हो, ताकि वो जो कि सिस्टम का जो थ्रूपुट है वो आपका मतलब सही बना रहे। ठीक है, इस फिगर में यदि और किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट प्रोसेस में जाता हूँ। एनी क्वेश्चंस? राइट, वीडियो ऑन करके बैठा करो यार सब लोग, बोलने की जरूरत नहीं, वीडियो ऑन कर लो सब लोग। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उसको हम सीपी शेड्यूलिंग बोलते हैं। सीपीयू में जो भी प्रोसेस आती है अपनी इनकमिंग स्टेजेस में, यदि प्रोसेस हैं, कोई प्रोसेस न्यू क्रिएट हो रही है तो उनकी शेड्यूलिंग कैसे की जाती है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा उसी से रिलेटेड है, सीपी शेड्यूलिंग से रिलेटेड। सीपी शेड्यूलिंग जो है वो मेनली हमारे प्रोसेस में रेडी क्यू में जो प्रोसेस आती हैं
वो रेडी क्यू में जितनी प्रोसेस आती है वो अपने क्या क्या सीपीयू के फ्री होने का वेट करती हैं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी कौन सी, सॉरी नेक्स्ट प्रोसेस हमारी कौन सी एग्जीक्यूट होना है, इसका जो डिसीजन करता है वो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किस बेसिस पर डिसाइड करता है कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है, ये डिपेंड करता है कि आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी यूज करें। तो सबसे पहले हमें समझ में आना पड़ेगा सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है और शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम की जरूरत क्यों होती है। देखो, शेड्यूलिंग हमने क्यों करना पड़ती है, कोई बताएगा मुझे शेड्यूलिंग की जरूरत क्यों हुई? एनीवन? सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत क्यों है, शेड्यूलिंग की जरूरत क्यों है? ताकि अपने को बेस्ट आउटपुट मिल सके सीपीयू से। और कोई? सही है, और बताएं। देखो, शेड्यूलिंग की हमें इसलिए जरूरत होती है, जैसे हमने बात करी थी यूनिप्रोसेसर, यूनिप्रोसेसर के सिस्टम की बात करते हैं। यूनिप्रोसेसर की बात करें तो यूनिप्रोसेसर का मतलब क्या होता है, हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, मतलब एक ही प्रोसेसिंग एलिमेंट है जो कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को सर्व कर सकता है। ठीक है ना, इतनी बात तो हमें समझ आती है। दूसरी बात हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में मैंने क्या बोला था, सिस्टम के थ्रूपुट्स को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, और एक प्रोसेस को, यदि उस प्रोसेस को, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस को, यदि कोई सिस्टम कॉल चाहे फिर दूसरी हायर प्रायोरिटी की जो प्रोसेस है वो उसके एग्जीक्यूशंस को होल्ड करती है, तो वापस से या फिर उस प्रोसेस को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यदि इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ वो एग्जीक्यूशन में से, एग्जीक्यूशन स्टेट या फिर रनिंग स्टेट में से कहाँ पे आती है, रनिंग स्टेट में से वो हमारी ट्रांसफर कर देती है वेटिंग क्यू में, और वेटिंग क्यू में आके वेट कर देती है। अब उस टाइम पे सीपीयू तो हमारा हो जाता है फ्री, तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी कौन सी एग्जीक्यूट होना है वो डिसाइड करता है सीपीयू शेड्यूलर का। यदि उस टाइम तक, जितने टाइम तक यदि पुरानी वाली प्रोसेस का इनपुट आउटपुट हो रहा है, यदि उस टाइम तक यदि कोई वो दूसरी प्रोसेस हम उसको एग्जीक्यूशन के लिए नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा सीपीयू आइडल बैठा रहेगा, और हमारे यहाँ पे सिस्टम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट अफेयरिंग मैटर है वो हमारे पास क्या है, वो यही है कि आपका सिस्टम का थ्रूपुट सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती हुई उसी का टाइम है। तो हम क्या करते हैं, जितने टाइम पे उस प्रोसेस का, पहली वाली प्रोसेस का इनपुट आउटपुट चल रहा होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में ले लेते हैं। अभी डिसाइड कौन करे नेक्स्ट प्रोसेस, हमारे पास अब इनपुट क्यू में तो बहुत सारी प्रोसेस होंगी एट ए टाइम, तो वहाँ पे झगड़ा होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं करूंगा तो सब प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आएंगे, तो वहाँ पे मुझे क्लियर कट एक पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी कि भैया इनपुट क्यू में 8 से लेके 10 यदि मेरे पास रेडी क्यू में प्रोसेस अवेलेबल है तो मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करना है ये डिफाइन करेगा शेड्यूलर, क्योंकि शेड्यूलर इसी बेसिस पे काम करता है, उसको पहले से मुझे बताना होता है। अब वो क्या चीज़ होती है, वो सबसे पहले, जैसे मैंने एक क्राइटेरिया दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, उसके अकॉर्डिंग सबसे सिंपलेस्ट मेथड है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द रेसिपी शेड्यूलिंग। इसका मतलब जो पहले आएगा वही मिलेगा। थिएटर देखने जाते हैं ना, लाइन में लगे होते हैं, पहले टिकट किसको मिलता है, जो पहले आया उसको पहले टिकट मिलता है। तो ठीक है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम उस पर इसको बेसिस को हम लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम और सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिथम देखेंगे, तो पर सबसे पहले, उसके पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है ना। तो सीपीयू शेड्यूलिंग को बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो कैटेगरी वो नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग, और दूसरी है टाइप की होती है प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुना ना, यदि कोई भी किसी को इशू होता है तो आप सबसे पहले यहीं पे किसको क्लियर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आप इसको यहीं पे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। देखो, एग्जांपल की बात मैं आपको बताता हूँ। प्रीएम्प्टिव का, प्रीएम्प्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को प्रीएम्प्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सपोज करो कोई प्रोसेस है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रीएम्प्टिव का पहले मतलब बता रहा हूँ, फिर नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब बता रहा हूँ। पहले नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा एक्चुअली में क्या है। मैंने आपको क्या बोला था, सपोज करो कोई एक प्रोसेस P1 है, वो रेडी क्यू में है, जैसे ही सीपीयू में फ्री हुआ, शेड्यूलर ने, डिस्पैचर ने प्रोसेस P1 को डिस्पैच कर दिया सीपीयू के पास, भाई इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, ठीक है ना। अब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन में आ जाती है, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन में आ जाती है, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन में आ जाती है,
अब मतलब समझेंगे नॉन प्रिम्प्टिव का मतलब, यदि वो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट में है, यदि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, यदि वो एग्जीक्यूटेड प्रोसेस, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, यदि वो प्रोसेस वॉलेंटरीली, यदि वो प्रोसेस वॉलेंटरीली सीपीयू को अनएंगेज करती है, सपोज करो उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो सीपीयू को होल्ड करके क्या करेगी वो प्रोसेस, तो सिंपली वहाँ पे मीनिंग है कि वो प्रोसेस क्या करेगी, सीपीयू को अनएंगेज करके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी। भाई यहाँ पर एक कंडीशन है, उसने सीपीयू को अनएंगेज तो किया पर खुद की मर्जी से किया। उसने क्या करा, क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो उसने बोला जब तक मैं इनपुट आउटपुट निपटा लूंगी तो मुझे क्या है जरूरत है, उसने सीपीयू को अनएंगेज कर दिया। तो किसी ने उसको फोर्सली नहीं बोला, सीपीयू ने सॉरी उस प्रोसेस P1 ने वॉलेंटरीली सीपीयू को अनएंगेज किया ताकि वो प्रोसेस या ताकि वो सीपीयू किसी दूसरे के साथ एंगेज हो जाए। ठीक है ना। यदि किसी प्रोसेस, कोई प्रोसेस विलिंगली या फिर वॉलेंटरीली सीपीयू को अनएंगेज कर देती है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। बट नेक्स्ट टाइम से आप बिल्कुल ध्यान रखना, देखो अभी तक लोग एडमिट हो रहे हैं, मतलब मैं अब क्या बोलूं, है ना? तो मैं आपको बता रहा था कि एक चीज तो होती है कि उसने प्रोसेस ने वॉलंटरीली खुद से वो प्रोसेस सीपीयू को अनएंगेज किया। एक दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन में ये लेता हूँ कि सपोज करो प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है और उस प्रोसेस जब वो एग्जीक्यूट हो रही है तो कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आई, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उस प्रोसेस से हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आई, तो सीपीयू जो करंटली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस को चाहते ना चाहते हुए भी सीपीयू को अनएंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, या तो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई या फिर सिस्टम कॉल्स आए। इस कंडीशन में प्रोसेस अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रही है, प्रोसेस अपनी मर्जी से सीपीयू को अनएंगेज नहीं कर रही है, उससे जबरदस्ती छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस वहां पर आई हुई है। तो पहली कंडीशन, जिस कंडीशन में वो जितने भी एल्गोरिथम्स जिसमें सीपीयू यदि किसी प्रोसेस को एक बार अलोकेट हो गया एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेस को यदि सीपीयू एक बार एग्जीक्यूशन के लिए अलोकेट हो गया, यदि वो अपनी मर्जी से उसको अनएंगेज करती है, यदि वो अपनी मर्जी से अनएंगेज करती है तो ठीक है, वो सभी के सभी वो जो शेड्यूलिंग की जो एल्गोरिथम कहलाती हैं वो अपनी कहलाती हैं नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स। मतलब इन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चाहे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आए चाहे लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस आए, यदि मैंने एक बार प्रोसेसर उसको असाइन कर दिया है, यदि उस प्रोसेसर को मैंने असाइन कर दिया, यदि वो अपने मन से नहीं छोड़ती है, मन से अनएंगेज नहीं करती, तो जितनी भी प्रोसेस होंगी वो आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस कहलाएंगी। मतलब उसको किसी भी हालत में प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता। मतलब यदि वो वॉलंटरी छोड़ती है तो वेल एंड गुड, बाकी जबरदस्ती उसके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। दूसरे प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल में बाद में बताऊंगा, फिर पहले मैं दूसरे प्रीएम्प्टिव बताता हूँ, है ना। वो सभी के सभी सीपी शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम जिसमें एग्जीक्यूटेड कोई प्रोसेस एग्जीक्यूटेड हो रही है, यदि उसको कोई दूसरी प्रोसेस फोर्सली प्रीएम्प्ट करती है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, एक प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है, दूसरा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यदि प्रोसेस P2 आपकी आ गई, प्रोसेस P1 उसको छोड़ना नहीं चाहती, अनएंगेज नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपना काम कर रही है, बट चूंकि P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको जानबूझ करके उससे वो सीपीयू जो होता है, जो प्रोसेसर होता है, उससे छीन लिया जाता है, प्रीम्प्ट किया जाता है। इसको मैं आपको थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बट कि उसको प्रिंट किया जाता है वहाँ पे। तो वो जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होंगी जिनमें इन बिटवीन किसी एग्जीक्यूटिव हो प्रोसेस से फोर्सली, अब यहाँ पे वॉलंटरली की बात नहीं, फोर्सली यदि सीपीयू को अनएंगेज किया जाता है तो वो हमारी एल्गोरिथम्स होंगी, वो क्या कहलाएंगे, आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में आपकी प्रिम्प्टिव एल्गोरिथम्स कहलाएंगे। ठीक है। सपोज करो मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैं लाइन में लगा हूँ, कोई एक मतलब सिंपल सी बात है, मैं एक लाइन में लगा हूँ और मैं सपोज करो टिकट विंडो पर लगा हूँ। ठीक है ना। टिकट विंडो पर लगा हूँ, मैं एक बार लाइन में आ गया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आगे किसी को नहीं लगने दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात है नॉन प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम है। पर नॉन प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम हो सकता है उस टाइम पे कोई सीनियर सिटीजन आए
है ना, मैं उसके कारण अपने आप जो प्रोसेस को वेट कर लेता हूँ, तो भाई साहब आप आगे लग जाओ। तो वो आपकी जितनी प्रोसेस कराएंगे वो नॉन प्रीम्प्टिव, मतलब वो अपने मर्जी से यदि सीपीयू को अनएंगेज करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो खुद को उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत है। वो यदि अनएंगेज करती है तो वो जितनी जो एल्गोरिथम है, मैं आपको आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ, वो आपकी नॉन प्रीम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रीएम्प्टिव होती है, वहां पे वॉलंटरी उसकी मर्जी नहीं चलती भाई। कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई है, उसको चाहे ना चाहे उसको अनएंगेज करना ही पड़ेगा उसको सीपीयू को। तो आप वो जितनी भी एल्गोरिथम होती है वहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग की, वो आपकी कहलाती है प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स कहलाती है। ठीक है ना। इसमें दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, क्योंकि आने वाला पूरा का पूरा जो वो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। सर हम्म। सर अगर वो वाला केस होगा जिसमें किसी प्रोसेस को और इनपुट की जरूरत है और वो इनपुट के लिए सीपीयू को छोड़े, तो सर वो किस केस में आएगा? वो नॉन प्रीएम्प्टिव में आएगी ना बेटा, वो अपने आप से छोड़ रही है ना, वॉलंटरी छोड़ रही है ना वो। देखो, उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो वो सीपीयू को अपने साथ एंगेज करके क्या करेगी, क्योंकि उसको तो उस टाइम पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन निपटाना है, तो वो तो वॉलंटरी रिलीज कर देगी, तो नॉन प्रीएम्प्टिव की कैटेगरी में आती है। ठीक है ना। बट उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, वो अभी अपना प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रही है। इसी बीच में कोई ऐसी प्रोसेस आ गई जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है, और जो पुरानी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूशन की जरूरत है, वो इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो भी क्या होगा, उस प्रोसेस को वहां पे बीच में प्रिम्प्ट किया जाएगा, स्विच किया जाएगा। तो वो जो जितने एल्गोरिथम इस टाइप की होंगी वो हमारी क्या कहलाती है, प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहलाती है। जब अपन इसको एग्जांपल में लेंगे तो फिर भी और क्लियर हो जाएगा, पर फिर भी यदि आप और कुछ पूछना चाहते हैं पूछें यहाँ पे। सर मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस है तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई एप्लीकेशन नॉन प्रीम्प्टिव है और कोई एप्लीकेशन प्रीम्प्टिव नहीं, है? ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा जब अपन करेंगे। ये केवल मल्टी लेवल क्यू की बात कर रहे हैं। देखो, नॉर्मली यूनिप्रोसेसर सिस्टम में एक ही सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम जो होता है डिस्पैचर या फिर शेड्यूलर फॉलो करता है। बट यूनिप्रोसेसर सिस्टम में भी यदि मल्टी लेवल क्यूइंग का कंसेप्ट, मैं बाद में बताऊंगा इसको जब हम सिंगल लेवल क्यूइंग के बाद में बताएंगे। जब हम हमारे पास जब मल्टी लेवल क्यूइंग का कंसेप्ट होता है तो हर एक क्यू में आप अलग अलग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखना, एक क्यू में एक ही पॉलिसी होगी, एक लाइन में एक ही पॉलिसी होगी भैया। ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं। आपने देखा ना क्या होता है, हम मंदिर में दर्शन करने गए, ठीक है, दर्शन तो सभी करना चाह रहे हैं भगवान के यहाँ, पर उसमें क्या होता है, एक वीआईपी लाइन होती है। क्या होता है, पैसे ज्यादा देके वीआईपी को प्रिविलेज दिया जाता है ना, और क्या होता है, नॉर्मल पब्लिक को वेट करना पड़ता है। तो ये जो होता है ना, प्रीएम्प्टिव होती है। बट आपने दूसरा केस देखा होगा, वहां पे कई कई जगह मंदिर ऐसे होते हैं वहां पे वीआईपी लाइन ही नहीं होती है, पूरी लाइन ही एक है। तो वो होगा, कितना हो गया, नॉन प्रीम्प्टिव का। उस केस में क्या होगा, मैं अपने आगे यदि किसी को वॉलंटरी बोलता हूँ कि चलो यार तुम आप पे आ गए, तुम पहले कर लो, दर्शन पहले कर लो, तो वो बात अलग है, मैं अपने मन से उसको अलाउ कर रहा हूँ, तो वो जो होंगी नॉन प्रीम्प्टिव। मतलब एक बार मैं तो आगे मैं लाइन में लग गया, तो अब मैं अपने मन से किसी को प्रिविलेज दे सकता हूँ, बाकी मुझ पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी लाइन होती है, वहां पे तो आपको रुकना ही पड़ेगा। आपकी यदि लाइन को रुक दिया तो फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब बट यहाँ तो ये जो एल्गोरिथम होती है, क्योंकि वीआईपी को पहले प्रिविलेज देते हैं वहाँ पे, तो वो जो एल्गोरिथम होती है वो प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम्स होती है। बाकी की जो एल्गोरिथम है जो अपने वॉलंटरली अपने सेल्फ डिसीजन लेती है वो आपकी नॉन प्रीम्प्टिव एल्गोरिथम होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो था, कुछ टर्मिनोलॉजी है, जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग का जो एल्गोरिथम पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो हमें ये सब समझ में आना चाहिए एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहला है अपना बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम और रनिंग टाइम। ये तीनों चीज एक ही है। ये जो तीनों चीज मैं बोल रहा हूँ सभी एक ही टाइम है। मैं इसको बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, रनिंग टाइम, जितने टाइम के लिए प्योरली, ये जो टाइम होगा ना वो प्योरली कह रहा हूँ मैं, जितने टाइम के लिए कोई प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूशन टाइम का टाइम लगाती है, वो अपना बस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या रनिंग टाइम कहलाता है। देखो, पूरे टाइम पे जब प्रोसेस, आपने देखा होगा ना, प्रोसेस जहाँ से एडमिट हो रही है, मतलब न्यू प्रोसेस क्रिएट हो गई, रेडी क्यू में आ गई, रेडी क्यू से आपकी वो रनिंग स्टेज में आती है, रनिंग से वेटिंग में जाती है, वापस से टर्मिनेट होती है। तो कई सारी क्यूज होती हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो वो कई स्टेजेस होती हैं, वेटिंग स्टेज में रहता है, एग्जीक्यूशन स्टेज में रहता है। तो यहाँ पे प्योरली वो टाइम है जितने समय के लिए
सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, वो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है वेटिंग टाइम, टाइम स्पेंड बाय प्रोसेस इन रेडी स्टेट और वेटिंग स्टेट और सीपीयू। दूसरी वेटिंग टाइम कौन सा था? वेटिंग टाइम दो ही है आपके पास। वेटिंग टाइम दो का मतलब क्या है? या तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में करंटली है, उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रोसेस वहां से सीपीयू को अनएंगेज करके कहाँ पे आती है? इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में आती है, मतलब वहां पर अपना इनपुट आउटपुट का टाइम को वहां पे एग्जीक्यूशन करती है, या और वहां पे इनपुट आउटपुट अपना एग्जीक्यूशन करके वापस से रेडी स्टेट में आ जाएगी, या फिर वो टाइम जितने टाइम के लिए वो रेडी क्यू में अवेलेबल रहती है और सीपीयू का इंतजार करती है। तो वेटिंग टाइम हमारा को ना सम ऑफ द टाइम होगा, जो वो वेटिंग क्यू में और रेडी क्यू में टाइम जितना भी स्पेंड करेगा वो अपना कौन सा है? वेटिंग टाइम, ठीक है। अराइवल टाइम, अराइवल टाइम का मतलब कि जिस समय प्रोसेस रेडी स्टेट में आई है वो उसका अराइवल टाइम कहलाएगा। एग्जिट टाइम, जिस टाइम पे, जिस एग्जैक्ट टाइम पे वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन अपना पूरा कंप्लीट कर और सिस्टम से एग्जिट हो गई, वो आपका एग्जिट टाइम कहलाएगा। टर्न अराउंड टाइम, टीएटी जिसको हम बोलते हैं, टोटल टर्न अराउंड टाइम जिसको बोलते हैं, वो टाइम स्पेंड बाय प्रोसेस इन ए सिस्टम, जिस समय से वो इनपुट में आई है, इनपुट में मतलब अराइवल टाइम, मतलब हम इसको बोल सकते हैं, देखो दो तरह से। सबसे पहली बात है एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, जिस समय वो सिस्टम से निकल रही है और जिस समय सिस्टम में आई है, हम इसको माइनस कर देंगे तो ये अराइवल टाइम होगा। या फिर बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम। अब देखो, यदि सिस्टम में इंटर होगी तो दो ही चीज करना पड़ेगा, या तो उसको इंतजार करना पड़ेगा या फिर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, या तो उसको इंतजार करना पड़ेगा या फिर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। इंतजार क्यों करना पड़ेगा? इंतजार दो वजह से करना पड़ता है, वेटिंग क्यू में दो बार, या तो उसका वो फ्री है अभी और सीपीयू का खाली होने का वेट कर रही है, या फिर वो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है, उसी टाइम इंतजार करना पड़ता है। तो ये टर्न अराउंड टाइम आपका एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये आपका पूरा पूरा टाइम, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो जल्दी पूछो, आज ही फिनिश करना है मुझे इसको। सर वो पहला वाला क्या था सर, एक बार फिर बस से टाइम, बता बस दीजिए। बस टाइम, हाँ सर। सीपीयू बस टाइम, मतलब जितने समय के लिए प्योरली वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन में है वो आपका सीपीयू बस टाइम कहलाएगा, ठीक है ना। मैं इसके लिए तुम्हें पहले मैं दूसरी वो भी शेयर करता हूँ, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा इसमें। दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है आपको? डायग्राम, प्रोसेस से डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं दिखा। नहीं दिख रहा आपको? नो सर। एक मिनट, अब दिख रहा है? नो सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा। नो सर। प्रोसेस डायग्राम, डायग्राम ऑफ प्रोसेस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, एक मिनट फिर से मैं शेयर करता हूँ। नाउ विजिबल है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा। अरे अब तो दिख रहा है यार। हाँ सर, अब देखा। सर दिख गया अब दिख रहा है सर। हाँ यार, हाँ दिख रहा। ठीक है। तो अब देखें, जिस समय प्रोसेस आपकी यहाँ पे आ गई है सिस्टम में, रेडी क्यू में यहाँ पर जिस समय आती है, यहाँ से लेके यहाँ पे आती है, जिस समय यहाँ पे आती है आपका कहलाता है अराइवल टाइम। जिस समय यहाँ से लेके एग्जिट हो जाती है वो आपका होता है एग्जिट टाइम, ठीक है ना। जितना समय वो यहाँ पर रुकने में लगाती है या फिर यहाँ पर रुकने में लगाती है, ये दोनों आपका वेटिंग टाइम कहलाता है। जितना प्रोसेस टाइम वो रनिंग स्टेज में लगाती है वो आपका क्या कहता है? सीपीयू बस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम या रनिंग टाइम, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल।
रनिंग मतलब प्योरली यहाँ पे सीपीयू में एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका, तो आपका ये क्या होगा, सीपीयू बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, रनिंग टाइम, वेट क्यों करना पड़ रहा है उसको, यहाँ पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए वेट करना पड़ रहा है, या फिर रेडी क्यू में सीपीयू के फ्री होने का वेट कर रहा है। तो प्रोसेस आ गई यहाँ पे, वो यहाँ पे भी इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इंतजार करना पड़ेगा, तो वेटिंग टाइम ये दोनों का मिला के जो टाइम होता है वो वेटिंग टाइम होता है। ये रनिंग टाइम हो गया, एंट्री टाइम हो गया, एग्जिट टाइम हो गया। ठीक है, ये नॉर्मली अपन ना जो प्रोसेस का डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम होता है वो आपका है इसका। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो पूछ ले बेटा इस टाइम पे। सर वेटिंग टाइम वगैरह तो समझ में, सर एक बस टाइम भी था ना, वो क्या था सर? बस टाइम मतलब जितना हाँ सर, ये आपने जो अभी बस टाइम बताया रनिंग वाला, सर एक वो थर्ड टाइम भी, थर्ड वाला कौन सा था सर? थर्ड वाला, एक मिनट आपको शेयर कर देता हूँ पहले मैं। ये देखें, बस टाइम हो गया, जितने टाइम पे उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, रनिंग टाइम हो रहा है, वेटिंग टाइम, टाइम स्पेंड इन अ रेडी क्यू प्लस आपका वेटिंग क्यू यहाँ पे हो गया, अराइवल टाइम जिस टाइम पे आ रही है, एग्जिट टाइम जिस टाइम पे आ रही है, टर्न अराउंड टाइम, टोटल टाइम जहाँ पे वो एंट्री हो रही है जब एग्जिट हो रही है, मतलब वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम मिला के, ये दोनों टाइम मिला के अपना क्या होगा, आपका टोटल आपका टर्न अराउंड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट में एक चीज जो नीचे और बोलिए मैं, रिस्पॉन्स टाइम, जैसे ही प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है और जैसे ही जिस वक्त भी उसका प्रोसेस का आपको फर्स्ट रिस्पांस मिलता है, फर्स्ट रिस्पांस की बात कर रहा हूँ, वो आपका रिस्पांस टाइम कहलाता है। तो अभी रिस्पांस टाइम की बाद में बात करेंगे, पहले ये इसमें यदि किसी में इस चीज में से कोई